औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू विल फाइन। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे ये हमने प्रीवियस टॉपिक का सब टॉपिक है, यानी उसका एक छोटा सा हिस्सा है जिसको हम कह सकते हैं इन अ सेंस एज लॉन्ग क्वेश्चन भी ये आ जाता है कि हमारे पास हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था डेटाबेस डिज़ाइंस क्या होता है, उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, प्लानिंग, एनालिसिस, फिजिकल डिज़ाइन, लॉजिकल डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन। इसके बाद हमने लॉजिकल डिज़ाइन देखा कि लॉजिकल डिज़ाइन को हम फर्दर कितने स्टेप्स में डिवाइड कर सकते हैं। इसमें हमने पढ़ा था रिप्रेजेंट एंटिटीज, रिप्रेजेंट रिलेशनशिप्स, मर्ज द रिलेशनशिप्स एंड नॉर्मलाइज द रिलेशनशिप। आज हम पढ़ेंगे फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन, यानी हमारे पास जो फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन है वो क्या चीज़ है और जो बुनियादी इसके कंपोनेंट्स हैं फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन वो किन चीज़ों पर मुश्तमिल है, यानी वो कौन कौन से कंपोनेंट्स हो सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन। Physical design is the last stage of database design process। यानी जो हम डेटाबेस बना रहे होते हैं उसका जो आखिरी मरहला होता है वो क्या होता है, आपका फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन होता है। यानी इसके बाद हमारा डेटाबेस कंप्लीट हो जाता है और उसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं, इंस्टॉल वगैरह करते हैं अपने कंप्यूटर्स पर। The major objective of physical database design is to implement database as a set of records, files, indexes and other data structures। वो कहता है कि इसका जो बुनियादी ऑब्जेक्ट होता है, इसका बुनियादी जो मकसद होता है फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन का, वो ये होता है कि हमने डेटाबेस को एज ए कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड, यानी हमने रिकॉर्ड्स को इम्प्लीमेंट करना होता है, हमने डेटाबेस में के रिकॉर्ड्स बना लेने होते हैं, हमने उसकी फाइल्स बना लेनी होती हैं, हमने उसकी इंडेक्सेस बना लेने होते हैं, उसको उस मज़ीद डाटा स्ट्रक्चर्स बना लेने होते हैं जिनमें डाटा का स्टोर होता है। और उसके बाद इसके मेजर इनपुट्स हैं डेटाबेस डिज़ाइन के, वो हमारे पास हैं लॉजिकल डेटाबेस स्ट्रक्चर। ठीक है, सब फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हमारे पास आता है लॉजिकल डेटाबेस स्ट्रक्चर। तो लॉजिकल डेटाबेस स्ट्रक्चर दीज आर डेवलप्ड ड्यूरिंग लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन सच एज नॉर्मलाइज द रिलेशन। यानी जब लॉजिकल डेटाबेस स्ट्रक्चर्स होते हैं एंड जैसे हम कहते हैं रिप्रेजेंट एंटिटीज हो सकते हैं, रिप्रेजेंट रिलेशनशिप्स हो जाते हैं, मर्ज द रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, कहते हैं ये जो हमारे होते हैं ये हम लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन के तौर पर बना रहे हैं। यानी जब हम लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन करते हैं, ठीक है, तो उस वक्त इन हम स्ट्रक्चर को डिस्कस कर रहे होते हैं, बना रहे होते हैं, जैसे कि नॉर्मलाइज द रिलेशन, जैसे कि रिलेशन को नॉर्मलाइज करो। नॉर्मलाइजेशन आप फोर्थ चैप्टर में पढ़ेंगे, ये हमारे पास तीन चार टाइप्स की नॉर्मलाइजेशन होती हैं, जिसको आप इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि ये क्या काम, क्या नॉर्मलाइजेशन है, क्या ये वो। अगर आपको मैं इसका ओवरव्यू दे दूँ तो नॉर्मलाइजेशन बेसिकली आपके जो टेबल्स होते हैं उनमें उनको एक एक्यूरेट और बेहतरीन एक मुनज़्ज़म फॉर्म में लेकर आना, यानी उसमें ऐसे इस तरीके से लेकर आना कि कोई उसमें रिडंडेंसी ना रहे, कोई उसमें डाटा जो है वो इनकंसिस्टेंट ना रहे। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास इसकी बारी आती है यूज़र प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, यानी जो यूज़र है जिसने डाटाबेस को प्रोसेस करना होता है, ठीक है, उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, यानी वो डाटा जो डाटाबेस में आप जो डाटा स्टोर करते हैं वो कितने देर के अंदर स्टोर होना चाहिए। अगर आपने कोई डाटा फाइंड करना है, ठीक है, तो वो कितने टाइम के अंदर होना चाहिए, यानी हमारे यूज़र की रिक्वायरमेंट होती है ना। जैसा कि आप कहते हो कि हमने कोई बाइक लेनी है तो हम कहते हैं कि हम इसकी स्पीड कम अज़ कम इतनी होनी चाहिए, इस इसकी प्राइस ये होनी चाहिए, इसकी स्पीड इतनी होनी चाहिए, इसका मॉडल ये होना चाहिए। तो इसी तरह जब आप डाटाबेस डिज़ाइन करवाते हैं तो आपकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि हमने डाटा इसमें डिलीट करना है तो इतने टाइम के अंदर अंदर डिलीट हो, ये ना हो कि आप आज डिलीट करना शुरू कर दो और कल जाके वो डिलीट हो। या आपने कोई डाटा रिकॉर्ड सर्च करना है, उसमें से तलाश करना है, तो वो महीनों लगा दे, महीनों दिन लगा दे। ठीक है, तो हमारी जो यूज़र रिक्वायरमेंट्स होती है उनमें कौन कौन सी चीज़ें हैं, इट इंक्लूड द frequency of database usage। यानी आपकी डेटाबेस इट इंक्लूड द साइज एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ डेटाबेस यूजेज, यानी जो आपने डेटाबेस इस्तेमाल करना होता है उसका साइज क्या होगा, ठीक है, फ्रीक्वेंसी कितनी दफ़ा हमने इस्तेमाल करना होता है ये भी इसमें शामिल होता है। रिस्पॉन्स टाइम, यानी अगर आपने डेटाबेस में कोई डाटा स्टोर करना है, उससे कोई डाटा एक्सेस करना है तो विद इन कितने टाइम के अंदर वो हमें कुछ, जैसे कि मैं कहता हूँ मुझे अली का डाटा चाहिए, तो रिस्पॉन्स टाइम ये होगा कि जब आपने रिक्वेस्ट भेजी और रिक्वेस्ट भेजने के बाद कितना टाइम लगा कि डाटाबेस से आपको उसका डाटा मिल गया। ठीक है, सिक्योरिटी, आपके जो डाटाबेस में डाटा पड़ा हुआ है वो सिक्योर भी है या नहीं है। बैकअप एंड रिकवरी, अगर डाटा बैकअप मतलब हम उसकी कॉपी कर सकते हैं डाटाबेस की,
हम एक एडिशनल कॉपी बना लेते हैं एंड रिकवरी, अगर वो डिलीट भी हो जाए डाटाबेस तो हम उसको रिकवर कर सकते हैं जो हमने एडिशनल कॉपी बनाई होती है। तो उसके बाद इसका तीसरा कंपोनेंट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इट इंक्लूड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड अदर कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर कंप्यूटर ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट। यानी जो हमारे तीसरा इसका कंपोनेंट है उसमें हमारे पास हो सकती है कि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। यानी ये इसमें डाटा रिडंडेंट तो नहीं है, इसमें डाटा इनकंसिस्टेंट तो नहीं है, ये बैकअप एंड रिकवरी की फैसिलिटी मुहैया करता है या नहीं, ये डाटा सिक्योरिटी को मेंटेन रखता है या नहीं रखता, ठीक है, ये प्रोग्राम डाटा डिपेंडेंसी को इंश्योर कर रहा होता है या नहीं कर रहा होता, ये सारी करेक्टरिस्टिक्स इसमें शामिल हो जाती हैं। अनदर कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट, यानी जो कंप्यूटर ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट मुराद जो कंप्यूटर के अंदर चल रही होती है, हमारे जो कंप्यूटर की रैम कितनी होनी चाहिए, हमारे कंप्यूटर की जो स्टोरेज कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए डेटाबेस को चलाने के लिए, उसका सीपीयू किस तरह का होना चाहिए, उसकी स्पीड क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारी सूरत हाल को हम इसको मद्देनजर रख रहे हैं कि इसमें अपने फिजिकल डेटाबेस डिजाइन में। आगे ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आ गया, विच एलिमेंट कंबाइंड टू प्रोड्यूस फिजिकल डेटाबेस डिजाइन एक्सप्लेन, यानी जो फिजिकल डेटाबेस डिजाइन है उसमें कौन कौन से एलिमेंट शामिल है, ठीक है, ये किन एलिमेंट से मिलकर आपका फिजिकल डेटाबेस डिजाइन बनता है। डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ फिजिकल डेटाबेस डिजाइन आर एज फॉलोज, वो कहता है जो फिजिकल डेटाबेस डिजाइन के मुख्तलिफ कंपोनेंट है वो कुछ ये है। पहला है डाटा वॉल्यूम एंड यूजेज एनालिसिस, ठीक है, डाटा वॉल्यूम मीन डाटा की साइज क्या होगा, एंड यूजेज एनालिसिस उसकी यानी जो यूज होना है, इस्तेमाल होना है आपने डाटा में, डाटाबेस को आपने दिन में कितनी दफ़ा इस्तेमाल करना है, कब कब करना है, ठीक है, डाटा आप कितना इस्तेमाल करना चाहते हैं, किस स्पीड के साथ एक्सेस करना चाहते हैं, ये सारी डिस्कशन इसमें होगी। It is used to estimate the size and volume and usage pattern of database। ये जो database ये वाला जो फेज है पहला जिसमें हम डाटा वॉल्यूम और यूजेज एनालिसिस जिसको हमने नाम दिया है, इसमें क्या करते हैं हम देखते हैं कि डाटा का साइज क्या होगा, डाटा का वॉल्यूम क्या होगा, यूजेज पैटर्न ऑफ डाटाबेस यानी इसमें किस तरह का डाटा हम स्टोर करेंगे, हम इसके इस्तेमाल करने का तरीका क्या होगा, ठीक है, हम उसमें बोल कर कोई डाटा रिकॉर्ड कर रहे होंगे या हम फाइल की सूरत में डाटा रख रहे होंगे, हम कोई पिक्चर्स की सूरत में डाटा रख रहे होंगे, हम किस तरह उसको इस्तेमाल करेंगे, ये सारी इसमें हम डिस्कशन करेंगे। द एस्टिमेट ऑफ डेटाबेस साइज इज यूज्ड टू सिलेक्ट द फिजिकल स्टोरेज डिवाइसेस। कहते हैं हम जो इसमें साइज का एस्टिमेट करते हैं हम किस तरह करते हैं, हम फिजिकल स्टोरेज जो है जो डिवाइसेस होती हैं उनका हम देखते हुए करते हैं, ठीक है। क्या मतलब इससे मुराद ये है कि अगर हम कहते हैं कि हमारे जो डेटाबेस में डाटा आपने स्टोर करना है वो 20 GB का है, तो आपको पता है कि 20 GB किस में आप स्टोर कर सकते हैं, आप सीडी में नहीं स्टोर कर सकते, आपके पास कम अज कम यूएसबी होनी चाहिए 32 GB की, या आपके पास हार्ड हार्ड डिस्क होनी चाहिए, उसमें ही आप डाटा स्टोर कर सकते हैं। यानी जितना हमारा साइज होगा डाटाबेस का उस लिहाज से हम डिवाइस सेलेक्ट करेंगे कि हमने यूएसबी में स्टोर करना है, हार्ड डिस्क में स्टोर करना है, फ्लॉपी डिस्क में स्टोर करना है, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि आपके डाटा का साइज क्या है। ओके, इट इज आल्सो यूज टू डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ द स्टोरेज, इसकी मदद से हमें स्टोरेज की कीमत का भी पता चल जाता है कि यानी हमारी कितना कितना खर्चा होगा डाटा को स्टोर करने के लिए। हम कहते हैं हमें 1 TB 1 TB डाटा हमने स्टोर करना है, तो उसके लिए हमारे पास ज़्यादा पैसा होना चाहिए, हमारे पास ज़्यादा कैपेसिटी वाली स्टोरेज डिवाइस होनी चाहिए, अच्छी हार्ड डिस्क होनी चाहिए जिसकी कैपेसिटी ज़्यादा हो। तो ये सारा कुछ हम इसमें डिस्कशन कर रहे होंगे। यानी ऐसे ही समझो कि हमारा डेटाबेस अब कंप्लीट हो चुका है, बनने ही वाला है, तो अब हमने उसको कहीं स्टोर करना है, उसको चलाने के लिए हम इन्वायरमेंट सेट कर रहे हैं, हम कंप्यूटर देख रहे हैं कि उसकी मेमोरी कितनी होनी चाहिए, उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए, ठीक है। द एस्टिमेट ऑफ यूजेज पैटर्न आर यूज टू सेलेक्ट फाइल ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्सेस मेथड। द एस्टिमेट ऑफ यूजेज पैटर्न यानी जो हम यूजेज पैटर्न का अंदाजा किस तरह निकालेंगे, आर यूज टू सेलेक्ट फाइल ऑर्गेनाइजेशन। फाइल ऑर्गेनाइजेशन यानी आपका डाटा किस तरह स्टोर है, वो सिंगल जगह पर स्टोर है, वो मल्टीपल प्लेसेस पर स्टोर है, वो फाइल में स्टोर है, ठीक है, यानी हमारा डाटा किस तरह स्टोर किया गया है। जैसे कि आप घर में कोई बर्तन वगैरह रखते हो या कोई भी चीज़ें रखते हैं तो उसको हम ऐसे ही कहते हैं ऑर्गेनाइज करना, तंजीम देना। आप चाहे तो आप एक बर्तन दूसरे के ऊपर रख लें, आप चाहे एक लाइन में रख लें। तो इसी तरह जो डाटा होता है, जो फाइल्स होती हैं, उनको जो स्टोर करने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं उनको हम कहते हैं फाइल ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्सेस मेथड। हम किस तरह उनको एक्सेस कर सकते हैं, हम डाटा को किस तरह यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये हम चीज़ें पढ़ेंगे फाइल फाइल ऑर्गेनाइजेशन मजीद, आप दोबारा आप इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे इंशाल्लाह। एक्सेस मेथड हम कोई क्यूरी, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि एसक्यूएल स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं, हमने पहले पढ़ा था। इस स्ट्रक्चर क्यूरी क्यों यूज़ करते हैं, बेसिकली हम अपने डाटाबेस में डाटा
डेटाबेस से डाटा एक्सेस करने के लिए हम स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज यूज करते हैं। इट आल्सो यूज टू प्लान फॉर यूज ऑफ इंडेक्सेस एंड स्ट्रेटजी ऑफ डाटा डिस्ट्रीब्यूशन, यानी हम इसमें क्या करते हैं कि हम किस तरह हमने इंडेक्सेस का भी इस्तेमाल हम इसमें कर रहे होते हैं। इंडेक्सेस आपको बताया था कि ये भी हमारे पास एक फाइल ही होता है, ठीक है, जिसमें 2 कॉलम होता है, जिसकी मदद से हम डाटा आसानी से तेजी से एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद स्ट्रेटजी ऑफ डाटा डिस्ट्रीब्यूशन, यानी जो डाटा डिस्ट्रीब्यूट करना, जो हमने डाटा को मुख्तलिफ जगहों पर स्टोर करना होता है, वो किस तरह है, क्योंकि हम ये पढ़ेंगे डाटा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजीज हमारे पास हैं। ये नीचे उन्होंने इसकी अलग से उसने दोबारा डेफिनेशन बताई है कि होती क्या है कि डाटा को किस तरह आप स्टोर कर रहे हैं, आप सिंगल जगह पर स्टोर करें, मल्टीपल जगह पर स्टोर करें, ये सारी चीज़ें हम इसमें नेक्स्ट पढ़ते हैं अपने कंपोनेंट नंबर 2 में। तो दूसरा कंपोनेंट है डाटा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी, यानी जो डाटा को हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करना तकसीम करना, ठीक है, यानी जगहों पर आप इन सेंस ये भी कह सकते हैं डाटा को स्टोर करना। स्ट्रेटजी यानी लाहे अमल, हम किस तरीके से डाटा को स्टोर कर रहे हैं, किस जगह पर हम डाटा को रखेंगे, कहाँ कहाँ डाटा इस्तेमाल होगा। मैनी ऑर्गेनाइजेशन आर यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर नेटवर्क नाउ डेज, कहते हैं जो बहुत ज़्यादा तंजीमें हैं, मैनी ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी तंजीमें आर यूजिंग इस्तेमाल कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर नेटवर्क नाउ डेज। डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर नेटवर्क से मुराद ये है कि हमारा जो डाटा वो एक जगह पर स्टोर नहीं किया गया हुआ। ऐसे ही समझ लें कि हमारा डाटा, कुछ डाटा हमारा इस्लामाबाद में पड़ा हुआ है, कुछ लाहौर में पड़ा हुआ है, कुछ कराची में पड़ा हुआ है। अगर इस तरह हमारा डाटा मुख्तलिफ जगहों पर पड़ा हुआ हो और हम किसी एक जगह पर बैठे हुए उसको एक्सेस कर लें, जरूरी नहीं कि हमारा जो लाहौर वाला डाटा हम उसको लाहौर जाकर ही एक्सेस करें, या इस्लामाबाद वाला डाटा इस्लामाबाद जाकर ही एक्सेस करें। हमने उनको आपस में अगर जोड़ देते हैं ना, किस कोई तरीका लगा लेते हैं, किसी नेटवर्क के जरिए, इंटरनेट के जरिए हम उनको आपस में लिंक कर देते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर नेटवर्क। यानी डाटा तुम्हारा मुख्तलिफ जगहों पर पड़ा हुआ है, लेकिन हम किसी भी जगह पर बैठ कर उसको हम एक्सेस कर सकते हैं। ओके, उसके बाद है दीज ऑर्गेनाइजेशन फेस ए सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम इन फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन, कहते हैं ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इनको कुछ मखसूस जो है वो फिजिकल मखसूस जो है वो प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है इन फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन, यानी फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन करते हुए ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो तंजीमें होती हैं, इनको क्या करना होता है, मुख्तलिफ किस्म के मसाइल का सामना करना पड़ता है। The problem is that they have to decide and select node or site in the network at which data will be located physically. मसला ये है कि उनको इस बात का तयन करना पड़ता है, दे हैव टू सिलेक्ट, उनको इस चीज़ का डिसाइड फैसला करना पड़ता है, एंड सेलेक्ट तयन करना पड़ता है नोड और साइट। नोड आपका कंप्यूटर है, ठीक है, साइट भी आप कह लें इन सेंस आपकी वेबसाइट हो सकती है, ठीक है, इन नेटवर्क नेटवर्क पर एट विच डाटा विल बी लोकेटेड फिजिकली, जिस पर आपका डाटा फिजिकली स्टोर होता है। यानी अब देखो ना, हमारे पास 4 5 हम कहते हैं कि हमारे पास शहर है, ठीक है, मैं कहता हूँ कि जैसे कि मैं अपनी एग्जांपल दे दूँ, मैं कहता हूँ जी हमारे पास हमारा कॉलेज है एक बोआस में, और इसमें हमारे पास 4 कैंपस हैं, एक मैं कहता हूँ बैरोवाल है, एक मैं कहता हूँ दुन्नी कलां है, ठीक है, एक मैं कह देता हूँ जनाबे वाला इसका दाला शरीफ में कैंपस है, और एक मैं दुन्नी खोड़ भी कह लेता हूँ, ये हमारे पास 4 कैंपस हैं, ठीक है। अब मैंने ये सोचना है कि मैं डाटा, सारे जो डाटा है वो किसी एक जगह पर रखूँ या मुख्तलिफ जगहों पर तकसीम कर दूँ। अगर तो मैं सारी जगहों पर तकसीम कर देता हूँ डाटा, वही डाटा मैं दुन्नी कलाम भी रखता हूँ, दुन्नी खुर्द में भी रख देता हूँ, दाला भी रख देता हूँ, बवासन में भी रख देता हूँ, इससे क्या होगा, एक तो मेरी मुझे काफ़ी कॉस्ट, मुझे खर्चा पड़ेगा, हर जगह पर मुझे डाटा स्टोर करना पड़ेगा। तो दूसरा मैं ये सोचूंगा कि मैं इसको कहाँ रखूँ, मैं बवासन रखूँ, दुन्नी रखूँ, या डाला रखूँ, दुन्नी कलाम रखूँ, कहाँ रखूँ, ये मुझे फैसला करना, इसमें मुझे मसला बनता है, मुझे समझ नहीं आ रही होती कि मैं कहाँ डाटा स्टोर करूँ, किस जगह पर डाटा स्टोर करूँ तो मेरा सिक्योर रहेगा। ये वो कह रहा है कि जो मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन हैं उनको जो साइट्स मीन कोई वेबसाइट कह लें, नोड कंप्यूटर साइट या नोड को सिलेक्ट करना पड़ता है जिस पर वो डाटा स्टोर करना चाहते हैं, तो उनको इन मसाइल का सामना पड़ता है। मसाइल क्या है, सिंपल, उसको डिसीजन करना पड़ता है और वो फैसला अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहे होते। ओके, उसके बाद है द बेसिक डाटा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजीज आर एज फॉलोज, वो कहता है जो मुख्तलिफ हमारे पास बुनियादी डाटा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजीज हैं वो कुछ ये हैं। सेंट्रलाइज्ड, इसके नाम से ही आपको जाहिर है कि आपका जो डाटा होता है वो एक सिंगल जगह पर स्टोर है, सिंगल साइट, एक सिंगल जगह पर स्टोर किया गया हुआ है, एक सिंगल कंप्यूटर पर स्टोर किया गया है। सेंट्रलाइज मीन इन दिस स्ट्रेटजी, इस स्ट्रेटजी में, इस तरीकाकार में, ऑल डाटा इज लोकेटेड एट सिंगल साइट, सारा डाटा आपकी एक ही जगह पर पड़ा होता है।
पार्टीशन, पार्टीशन मतलब हिस्से करना, छोटे छोटे ग्रुप्स बना लेना। इन दिस स्ट्रेटजी द डेटाबेस इज डिवाइडेड इनटू द पार्टीशन एंड फ्रैगमेंट्स, यानी पार्टीशन जो स्ट्रेटजी है इसमें क्या होता है, आपका जो डेटाबेस है वो छोटे छोटे पार्टीशन हिस्सों में या फ्रैगमेंट्स भी हिस्से ही होते हैं, इनमें स्टोर किया जाता है। ठीक है, यानी कुछ डाटा बोआस में रख देते हैं, कुछ बैरवाल में, कुछ बो धुन्नी कलां में, कुछ दाला में। ठीक है, यानी मुख्तलिफ जगहों पर आप जो है इसका जो डाटा है हम स्टोर कर देते हैं। उसके बाद है रेप्लिकेटेड। इन दिस स्टैटी द फुल कॉपी ऑफ डेटाबेस इज असाइंड टू मोर देन वन साइट इन द नेटवर्क, यानी इसमें ये होता है जो पार्टीशन होता है उसमें हम डाटा को डिवाइड कर देते हैं। हम कहते हैं कि स्टूडेंट का डाटा जनाब बोवासन में होगा, टीचर्स का डाटा धुन्नी खुर्द में होगा, हम और एम्प्लॉयज का डाटा धाला शरीफ में होगा। ठीक है, हम ये इस तरह की चीजें बना लेते हैं, यानी सारे डाटा को हम डिवाइड करते हैं। लेकिन जो रेप्लिकेटेड है उसमें हम डाटा को डिवाइड नहीं करते, सारे डाटा की कॉपियां बना लेते हैं और हर जगह पर सेम डाटा रख देते हैं। बात समझ आई? पार्टीशन में क्या करते हैं, हम डाटा को डिवाइड कर देते हैं, उसके छोटे छोटे हिस्से बना लेते हैं और और हम उसको मुख्तलिफ जगहों पर स्टोर कर लेते हैं। लेकिन रेप्लिकेटेड में हम डाटा को डिवाइड नहीं करते, एक ही डाटा की कॉपीज कर लेते हैं, मल्टीपल कॉपीज कर लेते हैं और उनको मुख्तलिफ जगहों पर हम स्टोर कर लेते हैं। उसके बाद है हाइब्रिड। इन दिस स्ट्रैटेजी डेटाबेस इज डिवाइडेड इनटू क्रिटिकल एंड नॉन क्रिटिकल फ्रैगमेंट। हाइब्रिड में ये होता है कि हमारा जो डाटा होता है उसको हम क्रिटिकल, क्रिटिकल इन द सेंस जो डाटा हमारा ज्यादा अहम होता है उसको हम एक जगह पर रख लेते हैं, और थोड़ा जो गैर इंपॉर्टेंट होता है जिसकी हमें ज्यादा जरूरत नहीं होती उसको हम दूसरी जगह पर स्टोर करते हैं। अब देखो ना, आप कहेंगे कि सर डाटा की तो हमें जरूरत होती है, मीन्स इन अ सेंस अब हमारे जो स्टूडेंट का डाटा है या टीचर का डाटा है वो ज्यादा जो हम सिक्योर है उसको हम एक जगह पर रखेंगे, एम्प्लॉइज का डाटा है उसको हम दूसरी जगह पर रख लेंगे। ठीक है, इसी तरह बैंक का डाटा वो हम किसी एक जगह पर रखेंगे और बैंक में जो मुलाजमीन का डाटा वो एक जगह रखेंगे। मतलब हम सोचा जाए तो बैंक का डाटा हमारा बहुत जरूरी है एज कम्पेयर टू उनके एम्प्लॉयज का डाटा। ठीक है, तो इसमें हम जो मुख्तलिफ क्रिटिकल एंड नॉन क्रिटिकल फ्रैगमेंट से मुराद यही है कि हम उनको इस लिहाज से कुछ कह सकता हूँ कि अहम और ना अहम हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। इससे बढ़कर मेरे पास और अल्फाज नहीं है इसके लिए। उसके बाद है फाइल ऑर्गेनाइजेशन। मैंने आपको बोला था कि फाइल ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन दोबारा आ गई हो। ठीक है, फाइल ऑर्गेनाइजेशन इज ए टेक्निक फॉर फिजिकली अरेंजिंग द रिकॉर्ड ऑफ अ फाइल ऑन सेकेंडरी डिवाइसेस। कहते हैं जो सेकेंडरी डिवाइसेस होती हैं, एक होती है प्राइमरी, वो होती है रैम। ठीक है, रैम मेमोरी जैसे रीड रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। सेकेंडरी होती है आपकी हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, यूएसबी। ठीक है, कहते हैं जो सेकेंडरी डिवाइसेस होती हैं उन पर जो हम किसी भी फाइल के रिकॉर्ड किस तरह अरेंज करते हैं, किस तरह हम स्टोर करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, फाइल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। यानी हम रिकॉर्ड को, एक रिकॉर्ड को दूसरे के साथ रख रहे हैं, एक रिकॉर्ड को दूसरे के ऊपर रख रहे हैं, एक रिकॉर्ड को हम रॉ में रख रहे हैं, किस तरह रख रहे हैं, वो रिकॉर्ड को हम किस तरीके से स्टोर कर रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं, फाइल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। ठीक है, सिंपल वर्ड में अगर कहता हूँ, किसी भी चीज को मुनज्जम करना, एक जगह रखना, मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं ना। कोई भी चीज स्टोर करनी, आप बुक्स जो आप चाहे फिजिक्स के ऊपर रख लें, कंप्यूटर के नीचे रख लें, मैथ के नीचे रख लें, या आप इनको ऊपर नीचे ना रखें, आप एक लाइन में रख लें। ठीक है, ये डिपेंड करता है ना। तो फाइल्स जो रिकॉर्ड्स होते हैं आपकी किसी भी फाइल में, वो आपने सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस पर किस तरह स्टोर करने होते हैं, ये आपके डिपेंड करता है फाइल ऑर्गेनाइजेशन पर। द सिस्टम डिजाइनर मस्ट रिकॉग्नाइज सेवरल कंस्ट्रेंट फॉर सेलेक्टिंग अ फाइल ऑर्गेनाइजेशन। कहता है जो सिस्टम डिजाइनर होता है, एक पर्सन होता है, उसको जरूरी होता है कि वो रिकग्नाइज करे, वो भी यानी इस चीज के बारे में पहले सोच ले, सेवरल कंस्ट्रेंट मल्टीपल रूल्स के बारे में सोचे फॉर सिलेक्टिंग अ फाइल ऑर्गेनाइजेशन। यानी जो हमारे पास मुख्तलिफ रूल्स हो सकते हैं, मुख्तलिफ हमारी रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं, उसको वो देखते हुए फाइल को सिलेक्ट करे। दीज कंस्ट्रेंट इंक्लूड द फॉलोइंग, ये जो इन कंस्ट्रेंट्स हैं ये कुछ इस तरह से हैं। अजान ब्रेक लेते हैं। तो जी मैं बात कर रहा था फाइल ऑर्गेनाइजेशन की, इसको मैं दोबारा स्टार्ट करता हूँ। फाइल ऑर्गेनाइजेशन इज टेक्निक फॉर फिजिकली अरेंजिंग द रिकॉर्ड ऑफ अ फाइल एंड सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस, यानी जो हमारी सेकेंडरी डिवाइसेस होती हैं जिनमें हम डाटा स्टोर कर रहे होते हैं, उन पर हम किस तरह किसी भी फाइल के रिकॉर्ड को स्टोर करते हैं, उस तकनीक को हम क्या कहते हैं, फाइल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। सिस्टम डिजाइनर हमारे पास एक पर्सन होता है, प्रोग्रामर होता है, मस्ट रिकॉग्नाइज सेवरल कंस्ट्रेंट्स फॉर सिलेक्टिंग अ फाइल ऑर्गेनाइजेशन। यानी जो हमारे पास फाइल, जो भी फाइल ऑर्गेनाइजेशन उसमें सेलेक्ट करनी है कि मैं इस तरह डाटा स्टोर करूंगा, इस तरह नहीं करूंगा, उसके लिए उसको मुख्तलिफ जो कंस्ट्रेंट्स होती हैं उनको रिकॉग्नाइज करना चाहिए, उनके बारे में कुछ सोचना चाहिए, जांच पड़ताल करनी चाहिए। वो कंस्ट्रेंट्स कौन कौन सी हैं,
फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, यानी जिस डिवाइस पर आप डाटा स्टोर कर रहे हैं उसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसकी स्पीड क्या, फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स मीन उसकी स्पीड क्या हो सकती है, उसकी स्टोरेज कैपेसिटी क्या हो सकती है, उसका साइज क्या हो सकती है, उसकी कॉस्ट क्या हो सकता है, ये सारी उसकी फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स हैं। अवेलेबल ऑपरेटिंग सिस्टम एंड फाइल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, यानी हमारे पास कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल है, हमारे पास मैक ओएस है, हमारे पास डॉस है, हमारे पास विंडो है। एंड फाइल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, यानी हमारे पास फाइल को मैनेजमेंट करने के लिए, फाइल को मैनेज करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, ये भी हमने इस चीज़ की भी निशानदेही करनी होती है। यूजर रिक्वायरमेंट फॉर स्टोरिंग एंड एक्सेसिंग डाटा, डाटा को स्टोर और एक्सेस करने के लिए यूजर की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं, ये सारी चीज़ों का अंदाज़ा उसने लगाना होता है किसी भी फाइल ऑर्गेनाइजेशन को सिलेक्ट करने के लिए। यानी जब आप डाटा स्टोर करते हैं तो हम उसके लिए, हमारे पास एक तकनीक होती है कि हम किस तरह सेकेंडरी स्टोरेज में डाटा स्टोर करेंगे, किस तरतीब के साथ करेंगे, उसको हम कहते हैं फाइल ऑर्गेनाइजेशन। और इस ऑर्गेनाइजेशन को सेलेक्ट करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि जो वो डिवाइस है उसकी स्पीड क्या है, उसके फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स क्या है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है और फाइल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर कौन सा हमारे पास अवेलेबल है, और यूज़र की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। ये यानी वो यूज़र की रिक्वायरमेंट से मुराद होना कि यूज़र कितनी स्पीड चाहता है डाटा को एक्सेस करने के लिए, कितना डाटा स्टोर करना चाहता है, किस तरह का डाटा स्टोर करना चाहता है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। इन चीज़ों का हम तयन करेंगे फाइल ऑर्गेनाइजेशन को सेलेक्ट करते हुए। उसके बाद हमारे पास इंडेक्सेस और इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट। इंडेक्सेस आपको पता है, ये आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। एन इंडेक्स इज अ टेबल दैट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द लोकेशन ऑफ रोज इन अ टेबल। इंडेक्स क्या है, ये हमारे पास एक टेबल होता है जो किसी भी टेबल में किसी भी रोज की लोकेशन को मालूम करने के लिए किस जगह पर पड़ी हुई है यूज होता है। यानी हमने किसी भी रो की लोकेशन फाइंड करनी है, यानी ये रो किस जगह पर पड़ी, मैं कहता हूँ अली है, तो अली की रो किस जगह पर पड़ी होगी यो हमें इंडेक्स से ही पता चलता है। इंडेक्सेस आर यूज टू स्पीड अप द सॉर्टिंग एंड सर्चिंग प्रोसेस, इसकी वजह से हमारा जो डाटा को सॉर्ट करना होता है, उसको सर्च करना होता है, उसकी स्पीड ज़्यादा होती है। द परफॉर्मेंस ऑफ डाटाबेस इज इम्प्रूव्ड विद दीज इंडेक्सेस, कहते हैं इन इंडेक्सेस की मदद से आप डाटाबेस की जो परफॉर्मेंस होती है उसको भी बेहतर कर सकते हैं। द इंडेक्सेस में भी क्रिएटेड ऑन प्राइमरी की, सेकेंडरी की एंड फॉरेन की। इंडेक्सेस जो होते हैं वो आपकी प्राइमरी की, सेकेंडरी की या फॉरेन की पर आप क्रिएट करते हैं। आपने इंडेक्सेस की पहले भी डेफिनेशन पढ़ी, आप वही सिंपल लिख सकते हैं, नो नीड, अगर आपने वो कर लिया याद अच्छे तरीके से वही लिख रहे हैं, अदरवाइज आप ये भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट्स भी आपने पहले पढ़ा हुआ होता है, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 में ही आपने इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट्स पढ़े थे, आप वही लिख सकते हैं। डेटाबेस इंटेग्रिटी मीन्स द करेक्टनेस एंड कंसिस्टेंसी ऑफ डाटा, यानी डेटाबेस इंटेग्रिटी का मतलब ये है कि डाटा की करेक्टनेस यानी डाटा आपका ठीक है, एंड कंसिस्टेंसी यानी जहाँ जहाँ भी डाटा स्टोर है वो एक जैसी है, ठीक है। इंटेग्रिटी से मुराद ये है, डेटाबेस इंटेग्रिटी से मुराद ये कि डाटा आपका ठीक है, यानी ठीक है ना मतलब रिलायबल है, वो उसको हम अच्छे तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। एंड कंसिस्टेंसी ऑफ द डाटा, डाटा कंसिस्टेंट है, यानी कि अली का डाटा, अली का एड्रेस किसी एक फाइल में हो रहा है और किसी दूसरी फाइल में हो रहा है, यानी वो एक जैसा है। इट इज अनदर फॉर्म ऑफ डाटाबेस प्रोटेक्शन, यानी डाटा को प्रोटेक्ट करने की ये एक दूसरी फॉर्म है, डाटा की हिफाजत करने की दूसरी फॉर्म है, डाटा को हैकर से बचाने की ये दूसरी फॉर्म है, दूसरी शक्ल है। इंटेग्रिटी इज रिलेटेड टू इंटेग्रिटी इज रिलेटेड टू द क्वालिटी ऑफ डाटा, इंटेग्रिटी आपके डाटा की क्वालिटी से मुतल्लक होती है। इंटेग्रिटी इज मेंटेन्ड विद द हेल्प ऑफ इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट्स, इंटेग्रिटी जो हम इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट की मदद से हम उनको मेंटेन रख सकते हैं, यानी इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट्स होते हैं रूल जो डाटाबेस में हम डाटा स्टोर करते हैं उस पर हम अप्लाई करते हैं। जैसे कि मैं आपको 1000 दफ़ा बता चुका हूँ कि रोल नंबर का हम कहते हैं कि स्टूडेंट का जो रोल नंबर है वो हमेशा कोई नंबर होना चाहिए, इंटीजर नंबर होना चाहिए, 1 2 3 हिंदसा कोई होना चाहिए, ये नहीं कि 1.2 रोल नंबर, 3.2 रोल नंबर, यानी इस तरह का कोई रोल नंबर नहीं होता, ठीक है। और ना ही रोल नंबर इस तरह का होना चाहिए ABC 3 4, ABC 5 6, यानी इस तरह का रोल नंबर भी नहीं होना चाहिए। हम रूल डिफाइन कर देते हैं कि जो रोल नंबर आप इंटर करेंगे किसी भी डाटाबेस में, रोल नंबर स्टोर करेंगे वो हमेशा नंबर होना चाहिए, ठीक है। इस तरह हम कहेंगे कि जो रोल नंबर किसी भी स्टूडेंट का जो नेम है उसमें हमेशा करेक्टर होना चाहिए, उसमें हिंट से नहीं होना, ये नहीं होना चाहिए कि अली 1 to 5, ठीक है, या उमर 1 to 5, ठीक है, यानी उसमें जो नेम है वो हमेशा करेक्टर होने चाहिए, वो कोई भी करेक्टर हो सकते हैं। चलिए जी, आज के लिए इतना ही काफी है, इसको अच्छे तरीके से पढ़ें
ओके सॉरी, इसका नीचे थोड़ा सा सब पार्ट्स भी है अभी। The integrity constraints are the rule that are designed to keep data consistent and correct. Integrity constraints वो rules होते हैं डाटा को करेक्ट या कंसिस्टेंट रखने के लिए इस्तेमाल की जाते हैं। ठीक है, कोई कंसिस्टेंट यानी एक जैसा, करेक्ट मतलब वो ठीक होना चाहिए। जिस जिस तरह का आपने डाटा स्टोर करना है उसी तरह के आपने रोल नंबर स्टोर किया तो वो रोल नंबर ही होना चाहिए, नहीं कि वो नेम की जगह रोल नंबर आ रहा हो। नो, दे एक्ट लाइक ए चेक ऑन इनकमिंग डाटा, यानी जो डाटा इनकमिंग होता है, जो आपके डाटा बेस में डाटा स्टोर हो रहा होता है, उसको एज ए चेक के तौर पर ये इस्तेमाल होते हैं। जिस तरह आपने चाय से पत्ती लैदा करने के लिए आप यूज करते हैं ना फोन, इसी तरह इंटेग्रिटी रूल्स आपको जो डाटा चाहिए होते हैं उसको एक्सेस करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए आप इंटेग्रिटी रूल्स अप्लाई करते हैं अपने डाटाबेस पर। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डाटा इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट अ डाटाबेस मेंटेन द क्वालिटी ऑफ डाटा स्टोर्ड इन इट। ये बहुत अहम है कि जो भी डाटाबेस में डाटा स्टोर होता है वो डाटा उसकी क्वालिटी मेंटेन रखे। क्वालिटी से मुराद वही चीज़ें आ जाती हैं दोबारा बार बार के रोल नंबर जो है वो इंटीजर होना चाहिए, नेम करेक्टर होना चाहिए, आपके जो कहते हैं CNS शनाख्ती कार्ड के नंबर 14 ही होने चाहिए। ठीक है, उसमें डैश होनी चाहिए नहीं, यानी जो रूल हम डिफाइन करते हैं वो सारी उसकी क्वालिटी होती है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम प्रोवाइड सेवरल मैकेनिज्म टू इन्फोर्स द इंटेग्रिटी ऑफ डाटा। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है हमारे पास मुख्तलिफ यानी कई रूल मुहैया करता है डेटाबेस की इंटेग्रिटी को इन्फोर्स करने के लिए, यकीनी बनाने के लिए। चले नहीं, अब मेरे ख्याल में काफ़ी हो गया है, इसको याद करें। ठीक है, जो जो भी लेक्चर दे रहे हैं स्टूडेंट्स हो इसको याद करें अच्छे तरीके से, और कोई मसला है तो वो पूछ सकते हैं। चलो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके, अल्लाह हाफिज़।